हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं प्लांट फिजियोलॉजी और प्लांट फिजियोलॉजी में चैप्टर मिनरल न्यूट्रिशन। ये चैप्टर 12 है, क्लास 11th का। बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने इस चैप्टर की स्टार्टिंग की थी और फिर हमने पढ़ा था मेथड्स टू स्टडी द मिनरल रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्लांट। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है, आप उस वीडियो को देख सकते हो। इसके अलावा हमारे पिछला चैप्टर जो ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स चैप्टर 11 है, उसके वीडियोज़ आ गए हैं, वो भी आप देख सकते हो। जैसा कि बच्चों लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि हम बिना सोयल के न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन के अंदर हम प्लांट्स को मेच्योरिटी तक ग्रो कर सकते हैं। उस टेक्निक को हमने बोला था हाइड्रोपोनिक्स। उसका नाम था क्या बच्चों? हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक में थोड़ा बहुत इम्प्रोवाइजेशन करके ये भी पता लगा लिया गया है कि कौन से एलिमेंट्स एसेंशियल एलिमेंट्स हैं और जो इसेंशियल एलिमेंट्स हैं उनकी डेफिशिएंसी सिम्टम्स क्या हैं, साथ में क्या क्राइटेरिया होना चाहिए एलिमेंट्स के लिए कि जिससे हम बता सकें कि हमारे पास में जो एलिमेंट्स हैं वो इसेंशियल है या नहीं है। तो इसलिए आज हम आगे पढ़ने वाले हैं बच्चों इसी के बारे में, इसेंशियल मिनरल एलिमेंट्स के बारे में। तो हमारा टॉपिक होगा इसेंशियल मिनरल एलिमेंट्स। अब देखो, मोस्ट ऑफ द मिनरल्स प्रेजेंट इन सोइल कैन एंटर प्लांट्स थ्रू द रूट्स। जैसे आपको पता है कि रूट्स के द्वारा प्लांट अपटेक करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। तो क्या जितने भी मिनरल्स सोइल के अंदर प्रेजेंट है, क्या सारे प्लांट्स को जरूरत पड़ती है? तो आपका आंसर होगा बच्चों नो, सभी की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इसलिए यहाँ पे अपटेक तो वो रूट्स से ही करेगा, बस सबका अपटेक नहीं करेगा। ठीक है, जिसकी जरूरत होगी उसी को अपटेक करेगा प्लांट। कितने हैं ऐसे एलिमेंट्स जो कि ज़रूरत है? तो ओवरऑल यहाँ पे बता रहे हैं कि इनफैक्ट मोर देन 60 एलिमेंट्स, इनफैक्ट मोर देन 60 एलिमेंट्स ऑफ द 105 डिस्कवर्ड सो फार आर फाउंड इन डिफरेंट प्लांट्स। अगर ओवरऑल आप जितने डाइवर्स प्लांट्स हैं उन सबको मिला दोगे, उनमें अगर आप वहाँ पे एडिशन करोगे तो आपको मोर देन 60 जो एलिमेंट्स हैं जो कि 105 डिस्कवर हुए हैं उसमें से आपको मिल जाएंगे। बट एक प्लांट के अंदर 60 एलिमेंट्स नहीं मिलेंगे आपको, ओवरऑल जितने डाइवर्स टाइप के प्लांट उन सबको मिलेंगे, तब उसकी पॉपुलेशन मिलाने के बाद में एडिशन करेंगे तब ये मोर देन 60 बनेंगे। ठीक है, तो 105 में से भी मोर देन 60 ही जो है आपको डिफरेंट टाइप के प्लांट्स मिलाने पे इतना नंबर मिलेगा। अब देखो, सम प्लांट स्पीसीज अक्यूमुलेट सेलेनियम। जैसे कुछ प्लांट्स के अंदर आपको सेलेनियम मिले, सब में तो नहीं मिलेगा, कुछ भी मिलेगा। सम प्लांट्स की बात हो रही है। सम अदर्स, किसी के पास में हो सकता है गोल्ड मिले, कोई गोल्ड अक्यूमुलेट कर रहा हो। वाइल सम प्लांट्स ग्रोइंग नियर न्यूक्लियर टेस्ट साइट टेक अप रेडियोएक्टिव स्ट्रोंशियम। जैसे आपको पता है भाई, अगर सोइल के अंदर सेलेनियम होगा तो बच्चों सेलेनियम मिलेगा प्लांट से, चांसेस हैं, क्योंकि सोइल के अंदर से पानी आएगा और पानी आएगा साथ में मिनरल एलिमेंट्स भी आएंगे। अगर गोल्ड होगा सोइल में तो प्लांट हो सकता है ग्रो जो कर रहे हैं उनके अंदर गोल्ड मिल जाए आपको। और अगर कोई न्यूक्लियर टेस्ट साइट के आसपास प्लांट ग्रो कर रहा है बच्चों, तो इसका मतलब वहाँ पे हो सकता है कि वहाँ सोइल के अंदर जो लीच होने के बाद में रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स एंटर किए हैं, वो जो पानी आ रहा है प्लांट्स की बॉडी के अंदर रूट्स के द्वारा, उसका कंपोनेंट बन जाए। और जब आप प्लांट की स्टडी करोगे तो हो सकता है कि न्यूक्लियर टेस्ट साइट पे जो प्लांट ग्रो कर रहे हैं उनके अंदर रेडियोएक्टिव एलिमेंट जैसे कि स्ट्रोंशियम है वो भी मिल सकता है। तो ये पॉसिबिलिटीज़ हैं। अब प्लांट ले रहा है नहीं ले रहा है वो डिपेंड करता है कि वहाँ की सोइल कैसी है, तो सोइल में कौन कौन से एलिमेंट्स वहाँ पे हैं। जो इसेंशियल हो गए वो तो लेगा ही, वहाँ पे हो सकता है एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी आ गए हो, तो इसलिए ये एक्स्ट्रा एलिमेंट हो सकते हैं जो कि प्लांट बॉडी में एंटर कर गए हों। और फिर ये भी इम्पोर्टेंट है, क्या इनका कुछ रोल है? तो प्लांट लिया होगा तो कुछ रोल होगा तभी तो लेगा, वैसे तो नहीं लेगा। अब आगे देखो, देर आर टेक्निक्स दैट आर एबल टू डिटेक्ट दी मिनरल्स इवन एट वेरी लो कंसनट्रेशन 10⁻⁸ ग्राम पर ml। इतनी लो कंसनट्रेशन तक भी बच्चों देखो यहाँ पे टेक्निक्स अवेलेबल जो कि बता सकते हैं कि कोई एलिमेंट्स प्रेजेंट है या नहीं है। 10⁻⁸ ग्राम पर ml तक बहुत लो कंसनट्रेशन भी डिटेक्ट की जा सकती है। द क्वेश्चन क्या है कि वेदर ऑल द डाइवर्स मिनरल एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए प्लांट, जितने डाइवर्स मिनरल एलिमेंट्स मिलते हैं प्लांट्स के अंदर, फॉर एग्जांपल गोल्ड एंड सेलेनियम एज मैंशन हो, जैसे कि आपको पता है गोल्ड और सेलेनियम प्लांट्स में मिलता है, आर रियली नेसेसरी, क्या वो उनकी ज़रूरत होती है प्लांट्स को? क्या वो ज़रूरत के अकॉर्डिंग ले रहे हैं, फिर वो सोइल का कंपोनेंट है तो वहाँ पे जो वाटर है उसके अंदर आ गए हैं, तो वाटर के अंदर मिलने के बाद में वो प्लांट बॉडी के अंदर एंटर करेंगे, क्या उनकी रियली जो है कुछ फंक्शन है प्लांट बॉडी के अंदर? तो ये हम पता करेंगे यहाँ पे किस एलिमेंट का क्या फंक्शन हो सकता है, ये स्टडी करेंगे इस चैप्टर में हम। हाउ डू वी डिसाइड व्हाट इज़ इसेंशियल फॉर द प्लांट्स, और हम कैसे डिसाइड करें बच्चों कि इसेंशियल क्या है प्लांट्स के लिए ना व्हाट इज़ नॉट, और क्या इसेंशियल नहीं है, तो हम कैसे डिसाइड करें? तो इसके लिए एक डिसाइड करने के लिए सब जितने भी साइंटिस्ट थे बच्चों यूनिवर्स के अंदर जितने भी थे ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में, उन्होंने एक यूनिवर्सल वहाँ पे एक कंसेप्ट बनाया कि भाई ये क्राइटेरिया होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चों? ये
क्राइटेरिया होना चाहिए इसेंशियली डिसाइड करने के लिए या डिफाइन करने के लिए एलिमेंट्स के लिए हम किस एलिमेंट को हम इसेंशियल बोलेंगे और किसको हम नॉन इसेंशियल बोलेंगे। तो इसलिए यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक हमारा है बच्चों क्राइटेरिया फॉर इसेंशियलिटी। इसी के अंडर आता है क्राइटेरिया फॉर इसेंशियलिटी जो है वो क्या होता है कि हम एलिमेंट्स को कैसे डिसाइड करें कि उसके लिए क्या क्राइटेरिया लगाएं। तो जो एलिमेंट्स इस क्राइटेरिया को फुलफिल करेगा वही इसेंशियल एलिमेंट बनेगा। इसके अलावा अगर इसमें से कोई भी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करेगा तो वो एलिमेंट इसेंशियल नहीं हो सकता। जैसे कि यहाँ पे द क्राइटेरिया फॉर इसेंशियलिटी ऑफ एन एलिमेंट आर गिवन बिलो। यहाँ पे क्राइटेरिया गिवन है, ठीक है, एक से ज़्यादा है तो क्राइटेरिया हो गया, क्राइटेरियन एक के लिए होता है, क्राइटेरिया एक से ज़्यादा है। यहाँ पे कंडीशंस, पहली कंडीशन क्या है देखो, ए द एलिमेंट मस्ट बी एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर सपोर्टिंग नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन। तो बच्चों यहाँ पे देखो एलिमेंट मस्ट बी एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर सपोर्टिंग नॉर्मल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, मतलब वो एलिमेंट ज़रूरी है, ग्रोथ जब हो रही है उस एलिमेंट का होना बहुत ज़रूरी है, साथ में जब रिप्रोडक्शन हो तब भी उस एलिमेंट की ज़रूरत पड़ती है, उसके बिना दोनों प्रोसेस कंप्लीट नहीं होंगी। मतलब प्लांट का वहाँ पे ना तो ग्रोथ कर पाएगा प्लांट उस एलिमेंट के बिना और ना ही रिप्रोडक्शन कर पाएगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या कह रहा है कि इन एब्सेंस ऑफ एलिमेंट द प्लांट्स डू नॉट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल और सेट द सीड्स, और वो अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, सीड्स नहीं बना पाएंगे, ठीक है, फ्लावर नहीं बनेंगे वहाँ सीड्स नहीं बनेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि वो अगर वो एलिमेंट के बिना ये सब हो गया, किसी एलिमेंट के बिना, अगर बच्चों किसी प्लांट में कोई एलिमेंट के बिना उसका जो लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाए वो सीड बना दे, इसका मतलब वो एलिमेंट एसेंशियल नहीं है। मगर अगर अगर किसी एलिमेंट के बिना कोई प्लांट, कोई भी प्लांट हो सकता है, ठीक है, और वो एलिमेंट जिसके बिना उसका ग्रोथ और रिप्रोडक्शन कंप्लीट ना हो, तो उसके बिना उसका अगर कंप्लीट नहीं हो पा रहा तो इसका मतलब बच्चों वो एलिमेंट इसेंशियल एलिमेंट कहलाएगा, वो एलिमेंट इसेंशियल एलिमेंट कहलाएगा। नाउ नेक्स्ट जो है द रिक्वायरमेंट ऑफ एलिमेंट मस्ट बी स्पेसिफिक एंड नॉट रिप्लेसेबल बाई अनदर एलिमेंट, और किसी दूसरे एलिमेंट से रिप्लेस नहीं कर सकते। कि ये कह रहा है कि जो एलिमेंट है उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो स्पेसिफिक होनी चाहिए। मतलब अगर आपने जिस एलिमेंट की रिक्वायरमेंट थी उसके जगह दूसरा दे दिया तो इसका मतलब वहाँ पे वो एलिमेंट एसेंशियल नहीं था। मगर होना क्या चाहिए, जिस एलिमेंट की रिक्वायरमेंट है अगर आपने दूसरा दोगे उसके जगह पे तो उसके बाद भी उस एलिमेंट्स की वहाँ पे रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जिस एलिमेंट की रिक्वायरमेंट थी वो स्पेसिफिक था, आपने दूसरा दिया, रिप्लेस कर दिया उसको, तो मगर उसके बिना आप जो है प्लांट ग्रोथ नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि रिक्वायरमेंट जिस एलिमेंट की है वो नहीं मिलेगा तब तक वो उसकी ग्रोथ को इफेक्ट नहीं कर पाएगा। तो इसलिए यहाँ पे रिप्लेस नहीं कर सकते आप। जिस भी एलिमेंट की ज़रूरत है बच्चों वही एलिमेंट देना होगा, तभी आप बोले कि ये एलिमेंट इसेंशियल था, ठीक है। इन अदर वर्ड्स deficiency of any one element cannot be met by supplying the some other element। और अगर आप जिस एलिमेंट की डेफिशिएंसी है उसकी जगह दूसरा एलिमेंट दे दोगे, रिप्लेस कर दोगे, तो उसकी डेफिशिएंसी सिम्टम्स डिसअपीयर नहीं होंगे जब तक आप वही एलिमेंट नहीं दोगे जिसकी रिक्वायरमेंट है वहाँ पे। तो इसका मतलब आप एक एलिमेंट की डेफिशिएंसी को दूसरे से रिप्लेस नहीं कर सकते, ये पॉसिबल नहीं है अगर वो एलिमेंट एसेंशियल है तो। थर्ड, एलिमेंट मस्ट बी डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ द प्लांट। किस में होना चाहिए बच्चों? मेटाबॉलिज्म ऑफ प्लांट में इन्वॉल्व, मतलब उसके मेटाबॉलिज्म में उसका जो एलिमेंट है डायरेक्ट रोल होना चाहिए, बिना उस एलिमेंट के मेटाबॉलिज्म कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ये इसेंशियल एलिमेंट के लिए क्राइटेरिया है बच्चों। अगर ऐसा हो रहा है तो वो एलिमेंट इसेंशियल हो सकता है। अगर मेटाबॉलिज्म जो है इफेक्ट हो रहा है बिना एलिमेंट के होने से, तो इसका मतलब वो एलिमेंट जो है प्लांट के लिए इसेंशियल एलिमेंट है, क्योंकि उसका जो रोल है डायरेक्टली इन्वॉल्व है मेटाबॉलिज्म ऑफ प्लांट के अंदर। तो अगर बच्चों कोई भी एलिमेंट ये क्राइटेरिया फुलफिल करता है, अगर यहाँ पे ए बी और सी ये तीनों कंडीशन फुलफिल करता है, तो उसी एलिमेंट को बच्चे हम इसेंशियल एलिमेंट की कैटेगरी में रखेंगे। अगर इसमें से एक भी कैटेगरी फुलफिल नहीं करता है, अगर एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं करता है, फिर हम उसको जो है नॉन इसेंशियल कैटेगरी में रख देंगे। तो इसलिए यहाँ पे ये तीनों क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए। क्या क्या होना चाहिए? एलिमेंट मस्ट बी एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर सपोर्टिंग नॉर्मल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, ठीक है। सेकंड, रिक्वायरमेंट एलिमेंट मस्ट बी स्पेसिफिक एंड नॉट रिप्लेसेबल बाय अनदर एलिमेंट, एंड एलिमेंट मस्ट बी डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ प्लांट। तो ये तीनों कंडीशन बच्चों क्राइटेरिया अगर फुलफिल करेगा उसी एलिमेंट को हम इसेंशियल एलिमेंट्स कहेंगे। इसके अलावा जो एलिमेंट होंगे वो नॉन इसेंशियल कैटेगरी में आ जाएंगे।
तो इसके बेसिस पे ये सब पता लगाने के बाद में बच्चों पता लगा कि वहाँ पे जो कुछ एलिमेंट हैं जो कि इसेंशियल की कैटेगरी में आते हैं, बाकी जो है नॉन इसेंशियल की कैटेगरी में चले जाते हैं, और उनका नंबर है बच्चों बहुत ही कम है। जो एलिमेंट जो कि इसेंशियल की कैटेगरी में आते हैं वो 17 ही है बच्चों। कितने हैं? 17 एलिमेंट्स ही इसेंशियल की कैटेगरी में आते हैं। नाउ आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा बच्चों। आगे चलते हैं। बेस्ड अपॉन द अबो क्राइटेरिया ओनली फ्यू एलिमेंट्स हैव बीन फाउंड टू बी, जैसे कि हमने बताया कि जो ऊपर क्राइटेरिया गिवन था, जितने 3 कंडीशन थी उसके बेसिस पे फ्यू एलिमेंट्स हैव बीन फाउंड टू बी एब्सोल्युटली एसेंशियल फॉर द प्लांट ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म, और ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म के लिए केवल कुछ ही एलिमेंट जो है एसेंशियल मिले हैं। दीज एलिमेंट्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 ब्रॉड कैटेगरीज बेस्ड ऑन देयर क्वांटिटेटिव रिक्वायरमेंट। तो बच्चों यहाँ पे किस बेसिस पे है ये याद रखना, क्वांटिटेटिव रिक्वायरमेंट। किस बेसिस पे बच्चों उनको कैटेगराइज किया है? क्वांटिटेटिव रिक्वायरमेंट। किस बेसिस पे? क्वांटिटी के बेस पे। अगर क्वांटिटी के बेस पे पूछा जाए तो एलिमेंट्स बच्चों 2 तरह के ही हैं। कितनी कैटेगरीज में कैटेगराइज किए गए हैं? 2 कैटेगरीज में। कौन सी है? एक है बच्चों मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, जिनकी रिक्वायरमेंट क्या होगी प्लांट को? ज़्यादा होगी ना, तो क्या बोलेंगे? मैक्रो। और जिनकी रिक्वायरमेंट बच्चों कम होगी उसे क्या बोलेंगे? माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो ये क्या होंगे? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। और ये वाले क्या होंगे बच्चों? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। सेकंड कैटेगरी होगी माइक्रो, जिनकी रिक्वायरमेंट्स न्यूट्रिएंट्स या एलिमेंट भी बोल देते हैं। तो यहाँ पे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जिनकी रिक्वायरमेंट कम होगी। तो किस बेसिस पे? क्वांटिटी के बेसिस पे। अब ये क्वांटिटी कौन सी है, किसके बेस पे है? तो ये बच्चों एक स्केल यूज़ किया गया, वो स्केल है 10 मिलीमोल पर केजी ऑफ ड्राई मैटर, जो कि यहाँ पे गिवन है दोनों के अंदर, माइक्रो और माइक्रो में। अगर 10 मिलीमोल पर केजी ऑफ ड्राई मैटर से ज़्यादा होगा तो बच्चों उसे हम मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में रखेंगे, उसकी रिक्वायरमेंट अगर इतनी ज़्यादा होगी। और अगर 10 मिलीमोल पर केजी ऑफ ड्राई मैटर से कम होगा बच्चों, उसको हम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कैटेगरी में रखेंगे। तो ये रिक्वायरमेंट के बेसिस पे क्वांटिटी रिक्वायरमेंट अगर ज़्यादा है स्केल से तो मैक्रो, और अगर उससे स्केल से कम है तो बच्चों माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में आएगा। तो पहले देखते हैं हम यहाँ पे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या देख रहे हैं हम? मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स आर जनरली प्रेजेंट इन प्लांट्स टिश्यूज इन लार्ज अमाउंट्स। किस में होते हैं बच्चों? वो लार्ज अमाउंट्स में। इन एक्सेस ऑफ, एक यहाँ पे स्टैंडर्ड लिया गया 10 मिलीमोल पर केजी ऑफ ड्राई मैटर। क्या लिया गया? स्केल। इस स्केल से ज़्यादा होना चाहिए, मतलब इसकी रिक्वायरमेंट अगर इससे 10 मिलीमोल पर केजी ऑफ ड्राई मैटर से ज़्यादा है तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होगा। अगर प्लांट टिश्यू इससे ज़्यादा किसी भी एलिमेंट को लेते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट होती है, तो उसको मैक्रोन्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना कि 10 मिलीमोल पर केजी ऑफ ड्राई मैटर से ज़्यादा है अगर रिक्वायरमेंट है प्लांट टिश्यूज़ को, तो उसको बोलेंगे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। नाउ द मैक्रोन्यूट्रिएंट्स इंक्लूड, इसमें कौन कौन आएगा बच्चों? कार्बन, क्या क्या आएगा? कार्बन, हाइड्रोजन। क्या क्या आएगा? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक है, फिर आएगा नाइट्रोजन, फिर फॉस्फोरस, सल्फर, पोटाशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। तो ये 9 एलिमेंट्स है। कितने हैं बच्चों? ये 9 एलिमेंट्स हैं जिनकी रिक्वायरमेंट 10 मिलीमोल पर केजी ऑफ ड्राई मैटर से ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है प्लांट्स को अपनी ग्रोथ के लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए। इनको हम मैक्रोन्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। याद कैसे करोगे? या तो सिंपल सा तरीका है, जैसे कि मैंने लिखा है यहाँ पे, हर एक का जो सिंबल है वो लिख लो, जो भी सिंबल है एलिमेंट्स का। जैसे कार्बन के लिए मैंने C लिख दिया, हाइड्रोजन के लिए H लिख दिया, और ऑक्सीजन के लिए O लिख दिया। डायरेक्टली ऐसे भी याद कर सकते हैं, जैसे ये लिखा हुआ CHO जैसे आपको पता है एल्डिहाइड होता है, तो वही CHO है ये। यहाँ पे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। फिर नेक्स्ट देखो, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, तीनों क्लब कर दिया तो NPS बन गया। NPS नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और सल्फर। और लास्ट 3 को कर दो। पोटाशियम के लिए K होता है, C फॉर कैल्शियम, M फॉर मैग्नीशियम, तो KCM हो गया। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली 9 एलिमेंट्स याद करने हैं आपको, CHO, ठीक है, NPS और KCM के नाम से आप याद कर सकते हो। या फिर कैसे करो, इन 9 एलिमेंट्स को आप अल्फ़ाबेटिकली अरेंज कर लो। क्या करो? अल्फ़ाबेटिकली अरेंज कर लो, तब भी कर सकते हो। जैसे CCH के यहाँ पे देखो, C एक कार्बन हो गया, एक कैल्शियम हो गया, H हाइड्रोजन हो गया, K पोटाशियम हो गया, CCH अल्फ़ाबेटिकली अरेंज कर लिया। CCH MnOP, ये तो बिल्कुल एकदम से परफेक्ट बन गया। MnOP जैसे कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर एग्जैक्टली वैसे हो गया। तो M फॉर मैग्नीशियम, N फॉर नाइट्रोजन, O फॉर ऑक्सीजन और P फॉर फॉस्फोरस।
एंड एक जो बचा है लास्ट वाला 9, तो वो क्या हो जाएगा, सल्फर। तो अल्फ़ाबेटिकली भी आप याद कर सकते हो, इन दोनों में से कोई भी आप ऑप्ट कर सकते हो, दोनों ईजी हैं, CHO, NPS, KCM, या फिर अल्फ़ाबेटिकली CCHK, MNOPS। ये सारे क्या 9 एलिमेंट्स आपको याद करने, जिनकी रिक्वायरमेंट जो है 10 मिलीमोल पर के जो डायमीटर से ज़्यादा होती है, ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंडर आते हैं। ऑफ दीज, इसमें से बच्चों बता रहा है कुछ और बातें। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन आर मेनली कार्बन, हाइड्रोजन, CHO वाले ऑब्टेन फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। किससे मिलते हैं ये, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से एब्जॉर्ब करते हैं प्लांट्स, ठीक है। मतलब जैसे कि CO2 तो एयर में है, तो कार्बन ऑक्सीजन ये वाला तो एयर से मिल जाएगा, और जो पानी एब्जॉर्ब करेंगे उसमें से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। वाइल अदर्स आर एब्जॉर्ब फ्रॉम द सोयल, और दूसरे कोई क्या करते हैं, सोयल से एब्जॉर्ब करते हैं एज मिनरल न्यूट्रिशन के तौर पे इनका एब्जॉर्प्शन होता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट में है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। नेक्स्ट क्या है बच्चों, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और ट्रेस एलिमेंट्स। ट्रेस भी मतलब होता है कम, जिसकी कम मात्रा हो, नीडेड इन द स्मॉल अमाउंट्स। किस में जरूरत होती है इनकी बच्चों, वेरी स्मॉल अमाउंट्स। कितनी, लेस देन 10 मिलीमोल पर केजी ऑफ ड्राई मैटर से अगर कम है तो उसको हम बोलेंगे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। अगर प्लांट टिश्यूज़ को किसी भी एलिमेंट की 10 मिलीमोल पर के जो ड्राई मैटर से अगर कम रिक्वायरमेंट है, ड्राई मैटर के अगर 10 मिलीमोल पर के जो ड्राई मैटर से कम रिक्वायरमेंट है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स या फिर ट्रेस एलिमेंट्स। इनकी अमाउंट मतलब कम ही रिक्वायर्ड होती है। इसमें दिस इंक्लूड, क्या क्या इंक्लूड होता है इसमें, देखो आयरन, आयरन होता है, मैग्नीज, कॉपर, मोलिब्डेनम, जिंक, बोरॉन, क्लोरीन एंड निकल। तो ये 8 एलिमेंट्स होते हैं। कितने होते हैं बच्चों, 8 होते हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कितने होते हैं, 8। अब इनको क्या है, अल्फ़ाबेटिकली अरेंज किया है मैंने इनके सिंबल के अकॉर्डिंग। जैसे BCC यहाँ पे क्या हो गया, BCC बोरॉन, ठीक है। C यहाँ पे एक कॉपर के लिए हो गया, एक क्लोरीन के लिए हो गया, BCC, ठीक है। FMM, जैसे FM होता है ना, वैसे ही FMM। तो यहाँ पे F फॉर मैंने आयरन के लिए यूज़ किया, Fe यूज़ करते हैं उसके लिए F यूज़ कर दिया। M फॉर मोलिब्डेनम और M फॉर मैग्नीज, 2 M यूज़ हो गए हैं, ठीक है। N फॉर निकल, Z फॉर जिंक के लिए। तो यहाँ पे हमने ऐसे अल्फ़ाबेटिकली अरेंज कर दिया। इसको याद करने का तरीका बता देता हूँ। देखो बच्चों, BCC, आपने क्रिकेट फॉलो करते हो तो BCCI एक बॉडी है, गवर्निंग बॉडी क्रिकेट की इंडिया में, ठीक है। तो वो बॉडी का नाम है BCCI, तो उसका आई नहीं है, बस यहाँ पे BCC याद करने का तरीका, BCC। FM, जैसे FM सुनते हो तो डबल M कर दोगे तो ये बन जाएगा FM, ठीक है। FM ही है, वही डबल M कर देना बस इस पर। और न्यूजीलैंड, जैसे न्यूजीलैंड कंट्री का नाम शॉर्ट में लिखते हैं NZ, तो ये वही न्यूजीलैंड है, NZ हो गया, ठीक है। तो ऐसे करके आप इसको याद कर सकते हो बच्चों, आराम से आपको याद करने में आसानी होगी इसको। तो ये 8 एलिमेंट्स माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आपको BCC, यहाँ पे FMM और यहाँ पे NZ के नाम से आप इसको याद रख सकते हैं, जिनकी रिक्वायरमेंट जो है 10 मिलीमोल पर के जो ड्राई मैटर से कम होती है, ठीक है बच्चों। अब देखो यहाँ पे 17 एलिमेंट्स हमने पढ़ लेंगे जो कि इसेंशियल में आते हैं, मैक्रो और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में हम उनको डिवाइड कर सकते हैं। इन एडिशन टू द 17 इसेंशियल, हमारे कितने टोटल, हमने ऊपर कितने पढ़े, 9 तो हमने मैक्रो पढ़े, 8 हमने माइक्रो पढ़े, तो इसलिए हमारे पास टोटल कितने होंगे, 17 इसेंशियल एलिमेंट्स हो गए। देयर आर सम, यहाँ पे क्या है बच्चों, कुछ एलिमेंट्स है बेनिफिशियल एलिमेंट्स, सच एज, कौन से हैं, कुछ बेनिफिशियल भी होते हैं, ठीक है। इसेंशियल नहीं है, मतलब उनके बिना काम चल जाएगा, अगर होंगे तो वो अच्छा है, अगर नहीं होंगे तब भी प्लांट्स उसके बिना काम कर सकते हैं। जैसे कि सोडियम, सिलिकॉन, ठीक है, कोबाल्ट एंड सेलेनियम और सेलेनियम, ये सारे कैसे हैं बच्चों, बेनिफिशियल एलिमेंट्स हैं। इनको याद कैसे करोगे, फिर सिंपल से याद कर लो, अल्फ़ाबेटिकली याद कर लो। CNS, जैसे कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम पढ़ते हो आप ऑलरेडी जूलॉजी में, तो वैसे ही बना लो। CNS, यहाँ पे C के किसके लिए यूज़ कर दिया, कोबाल्ट के लिए यूज़ कर दिया सिंबल। N4, यहाँ पे आपको पता है कि सोडियम के लिए Na यूज़ करते हैं तो N कर दिया। S फॉर सिलिकॉन या सेलेनियम, जिसके लिए सोचो दूसरा S, फिर उनमें से अल्टरनेट हो जाएगा जो भी होगा, सिलिकॉन या सेलेनियम। तो CNN, तो यहाँ पे क्या हो गया, CNSS, क्या हो गया, CNSS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जैसे कि होता है वैसे ही CNSS हो गया, ठीक है। तो ये बेनिफिशियल एलिमेंट्स के हैं। इनके अलावा मतलब 17 के अलावा जितने भी होंगे, यहाँ पे 4 एग्जाम्पल और गिवन है, 4 के वो कैसे हैं, बेनिफिशियल है, सोडियम है जिसमें कोबाल्ट है, सेलेनियम है और सिलिकॉन है। इनके बारे में और क्या है, दे आर रिक्वायर्ड बाई हायर प्लांट्स, तो कुछ प्लांट्स में इनकी ज़रूरत
होती है। ठीक है, नाउ अब आगे देखते हैं बच्चों, आगे क्या है, इसेंशियल एलिमेंट्स कैन आल्सो बी, अब एक और क्राइटेरिया लिया गया है, ग्रुप्ड इनटू 4 ब्रॉड कैटेगरीज, किसमें, 4 ब्रॉड कैटेगरीज में, ऑन द बेसिस ऑफ देयर डाइवर्स फंक्शन। यहाँ पे बच्चों क्या क्राइटेरिया यूज किया गया, देयर डाइवर्स फंक्शन, 4 ब्रॉड कैटेगरीज में हम उसको डिवाइड कर सकते हैं, किसके बेसिस पे, ऑन देयर डाइवर्स फंक्शंस, किस बेसिस पे, ऑन देयर डाइवर्स फंक्शन के बेसिस पे हम एलिमेंट्स को डिवाइड कर सकते हैं। दिस कैटेगरीज आर, ये कैटेगरीज कौन सी है, देखो फर्स्ट कैटेगरी है essential elements as component of biomolecule, hence as component of biomolecules and स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स ऑफ सेल। ये कैसे होते हैं, स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करते हैं, ये सेल के स्ट्रक्चर बनाने में। जैसे कौन से होते हैं, बायोमोलिक्यूल किसके बने आपको पता, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इन सब के मिलके क्या होता है, बायोमोलिक्यूल्स बनते हैं। और ये बायोमोलिक्यूल स्ट्रक्चर बनाते हैं, जैसे कि सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर बनाती है, ठीक है, बाउंड्री बनाती है। तो उसके कंपोनेंट कौन से होते हैं भाई, उसके कंपोनेंट बच्चों आपको पता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन्स होता है बच्चों, और लिपिड्स होते हैं, फैट होते हैं जो कि, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन मिलके जो बनाएंगे, किसका कंपोनेंट बनाएंगे, ये स्ट्रक्चर के बेसिस पे यहाँ पे हम बोल दें कि कैटेगरी होगी कि स्ट्रक्चरल एलिमेंट जो होते हैं वो कंपोनेंट ऑफ बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, उन्हीं को हम स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स बोलते हैं, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ये पता लग गया, फंक्शन के बेसिस पे एक कैटेगरी होगी यहाँ पे स्ट्रक्चरल एलिमेंट जो बनाते हैं वो एलिमेंट्स। सेकेंड कैटेगरी, इसेंशियल एलिमेंट्स दैट आर कंपोनेंट्स ऑफ एनर्जी रिलेटेड केमिकल कंपाउंड, जो कि यहाँ पे एनर्जी रिलेटेड केमिकल कंपाउंड्स के प्लांट में कंपोनेंट हैं, उनको हम बोलते हैं कि ये एनर्जी का जितना प्रोडक्शन होता है उसमें वो फंक्शन करते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि मैग्नीशियम हो गया एग्जांपल, मैग्नीशियम आपको पता है क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है, उसके बिना क्लोरोफिल बनता नहीं है, तो मैग्नीशियम किसका कंपोनेंट हो गया, ठीक है, क्लोरोफिल का। तो ये एनर्जी रिलेटेड है, क्योंकि क्लोरोफिल से फोटोसिंथेसिस होता है, जो लाइट ट्रैप होती है उसके द्वारा वहाँ पे CO2 का फिक्सेशन होता है, तो उसके बिना अगर क्लोरोफिल नहीं बना, ठीक है, क्लोरोफिल क्यों नहीं बना, मैग्नीशियम नहीं हुआ, तो इसलिए एनर्जी रिलेटेड यहाँ पे कंपाउंड्स जितने भी होते हैं बच्चों, वो भी यहाँ पे एलिमेंट्स के द्वारा ही उनमें कुछ ना कुछ फंक्शन किया जाता है। यहाँ पे फॉस्फोरस है, आपको पता है ATP का कंपोनेंट है बच्चों, एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट, तो यहाँ फॉस्फेट है, इसके अंदर 3 फॉस्फेट हैं, ठीक है, तो ये फॉस्फोरस एलिमेंट मिलता है उसके अंदर, उसके बिना ATP नहीं बनेगा। तो सेकंड कैटेगरी होगी जो कि जिसके कंपोनेंट किसके होते हैं, एनर्जी रिलेटेड केमिकल कंपाउंड के कंपोनेंट होते हैं एलिमेंट्स, तो वो फंक्शन के बेसिस पे एनर्जी वाली प्रोसेस में काम करेंगे। थर्ड कैटेगरी बच्चों, इसेंशियल एलिमेंट्स दैट एक्टिवेट और इनहिबिट एंजाइम्स, कुछ ऐसे होते हैं जो कि यहाँ पे एक्टिवेट करने का, इनहिबिट करने का एंजाइम का काम करते हैं। अब फॉर एग्जांपल, जैसे एग्जांपल दिया है बच्चों, पढ़ भी चुके होंगे, मैग्नीशियम इज एन एक्टिवेटर फॉर बोथ राइबोलोज बिस फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, रुबिस्को किसके लिए, रुबिस्को के लिए, किसके लिए बच्चों, रुबिस्को के लिए, ये रुबिस्को की बात हो रही है, आप ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे, फोटोसिंथेसिस आपने पढ़ा होगा, तो रुबिस्को जो है वहाँ पे काम करता है और उसके लिए मैग्नीशियम एज ए एक्टिवेटर चाहिए, मैग्नीशियम के बिना वो काम नहीं करेगा। फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज पैपकेज, ठीक है, फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, ये भी पैपकेज फोटोसिंथेसिस में काम करता है बच्चों, और ये इसके लिए भी मैग्नीशियम एज एक्टिवेटर वहाँ पे रिक्वायर्ड होता है। बोथ ऑफ विच आर क्रिटिकल एंजाइम्स इन फोटोसिंथेटिक कार्बन फिक्सेशन, जैसे कि आपको बता दिया मैंने कि फोटोसिंथेसिस में कार्बन फिक्सेशन जब होगा तो इनके बिना वो नहीं हो पाएगा, और इनकी एक्टिविटी के लिए हमें क्या चाहिए बच्चों, मैग्नीशियम एक्टिवेट करने के लिए चाहिए। साथ में जिंक का याद रखना बच्चों, जिंक इज एन एक्टिवेटर ऑफ एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, किसका है बच्चों, एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, किसका है, एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज का है, ये याद रखना, एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज कब पढ़ते हैं, एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, ये जब आप रेस्पिरेशन प्लांट्स पढ़ोगे ना वहाँ पे पढ़ोगे, ठीक है, तो जब एनारोबिक पढ़ोगे ना, प्रोसेस एनारोबिक रेस्पिरेशन, उसमें पढ़ोगे आप। मॉलिब्डेनम ऑफ नाइट्रोजिनेज, ये आप इसी चैप्टर में पढ़ोगे बच्चों, जो नाइट्रोजिनेज है उसका कंपोनेंट होता है, यहाँ पे नाइट्रोजिनेज के कंपोनेंट होता है मॉलिब्डेनम ड्यूरिंग द नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, ठीक है बच्चों। ये जितने भी यहाँ पे जैसे कि मॉलिब्डेनम तो बहुत बार एग्जाम में आ चुका है और आने वाले टाइम में भी आता रहेगा, नीट के एग्जाम में ये सब क्वेश्चन आने की मॉलिब्डेनम वाले की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है बच्चों, बहुत बार आ चुका है और आता रहेगा, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म एंड पे, और वहीं पे हम पढ़ेंगे नाइट्रोजिनेज एंजाइम, और फिर उसका कंपोनेंट होगा मॉलिब्डेनम।
तो इसलिए बच्चों इसमें से क्वेश्चन बनने का पूरा चांस है। यहाँ पे जिंक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, रोबिस्को, पैपकेज वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैग्नीशियम एज ए कोफैक्टर और भी आप यहाँ पे आप ऑलरेडी अगर आपने जितना भी बायो एनर्जेटिक्स पढ़ा है उसमें पढ़ लिए होंगे तो आप वो भी याद करना। तो ये यहाँ से कॉमन क्वेश्चन बन जाता है, ये इस चैप्टर के लिए भी क्वेश्चन बन जाता है और वो दूसरा चैप्टर जो होता है फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन उसके लिए क्वेश्चन बन जाता है। तो ये दोनों का मिल के एक क्वेश्चन यहाँ पे आने का बहुत चांस है। कैन यू नेम, यहाँ पे पूछ रहा है बच्चों क्वेश्चन, कैन यू नेम ए फ्यू मोर एलिमेंट्स दैट फॉल इन दिस कैटेगरी। आपने अगर बायो एनर्जेटिक्स पढ़ लिया जैसे फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन तो बच्चों उसमें आपने पढ़े होंगे बहुत सारे एंजाइम्स, और एंजाइम्स के आपके पता है कि एंजाइम्स को कोई ना कोई वहाँ पे एक्टिवेटर चाहिए जिसके लिए वो एक्टिविटी स्टार्ट करवा सके, या फिर कभी कभी इनिबिशन के लिए भी चाहिए तो कोई इनिबिट भी कर देता है एलिमेंट। तो ऐसे आपने वहाँ पे पढ़ लिए होंगे, तो ये आप रिकॉल करो, आपको याद आ जाएंगे। नाउ अब आगे देखते हैं। फॉर दिस यू विल नीड टू रिकलेक्ट सम ऑफ द बायोकेमिकल पाथवेज यू हैव स्टडीड अर्लियर। मैं जैसे मैंने बताया कि पहले जो पढ़े उनको बस रिकलेक्ट करना है आपको। सम फोर्थ कैटेगरी आगे बच्चों, सम एसेंशियल एलिमेंट्स कैन अल्टर द ऑस्मोटिक पोटेंशियल ऑफ सेल। और कुछ एलिमेंट ऐसे हैं बच्चों जो कि ऑस्मोटिक पोटेंशियल को भी डिस्टर्ब कर सकते हैं, जैसा कि आपने पढ़ा होगा जब आप वहाँ पे ट्रांसफर प्लांट पढ़ा होगा पिछले चैप्टर में, तो आपने ऑस्मोटिक पोटेंशियल के बारे में समझ लिया होगा। वही बात यहाँ पे दोबारा से हो रही है। पोटेशियम प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। ये हमने पढ़ा जब ओपनिंग क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा पढ़ा तो बच्चों हमने वहाँ पे पढ़ा था कि पोटेशियम, ठीक है, एक्टिव रोल प्ले करता है। वहाँ पे एक थ्योरी पढ़ी थी ओपनिंग के लिए हमने, एक्टिव पोटेशियम प्रोटॉन एक्सचेंज थ्योरी, उसकी हेल्प से वहाँ पे आपने पढ़ा था कि ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा कैसे होती है। तो ये रोल किसके द्वारा प्ले किया गया, किस एलिमेंट ने बच्चों, पोटेशियम ने कंट्रोल किया। तो ये ऑस्मोटिक पोटेंशियल कंट्रोल करके वहाँ पे जो है चेंज करके सेल के जो है वहाँ पे टर्जिडिटी को बदल सकता है, उसकी वजह से वहाँ पे गार्ड सेल की ओपनिंग में हेल्प कर सकता है, क्लोजिंग में भी हेल्प कर सकता है। तो यहाँ पे पोटेशियम एक्टिव रोल प्ले करता है। तो ये याद रखना, ओपनिंग क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा के लिए आपको क्या चाहिए बच्चों, पोटेशियम चाहिए। साथ में आपने क्लोराइड भी पढ़ा था अगर आपको याद हो तो। यू मे रिकॉल द रोल ऑफ मिनरल्स एज सॉल्यूट्स इन डिटरमाइनिंग द वाटर पोटेंशियल ऑफ सेल। अब आप इनका रोल समझ सकते हो कि ये वाटर पोटेंशियल जो है सेल की डिसाइड करने में कितना रोल प्ले कर रहे होंगे। अगर वहाँ पे एलिमेंट्स बढ़ते हैं तो बच्चों डेफिनेट है वहाँ पे कि वहाँ कुछ ना कुछ वाटर पोटेंशियल बदला होगा। क्यों बदलेगा, क्योंकि सोल्यूट बढ़ेगा तो पानी का वहाँ पे वॉल्यूम जो उसमें चेंज आएगा, तो इसलिए वहाँ पे वाटर पोटेंशियल जो होगा सेल का वो भी चेंज होने के चांस हैं। तो इसलिए एलिमेंट्स अपटेक होंगे प्लांट्स बॉडी के अंदर क्योंकि उनके डिफरेंट फंक्शंस हैं। तो यहाँ पे फंक्शन के बेसिस पे 4 कैटेगरी बनी। कौन सी बच्चों, पहले जो स्ट्रक्चर एलिमेंट्स होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करते हैं क्योंकि ये बायोमोलिकुलर कंपोनेंट हैं। सेकंड कैटेगरी बच्चों जो कि एनर्जी रिलेटेड केमिकल कंपाउंड्स का पार्ट होते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम क्लोरोफिल के अंदर हो गया और फॉस्फोरस एटीपी के अंदर हो गया। थर्ड बच्चों, थर्ड जो एलिमेंट्स होते हैं वो एक्टिवेट एनिमेट करते हैं एंजाइम को, जैसे कि मैग्नीशियम, रोबिस्को और पैपकेज के लिए, जिंक अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज के लिए, और साथ में मोलिब्डेनम फॉर नाइट्रोजिनेज के लिए इंपॉर्टेंट है नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। और फोर्थ आपने यहाँ पे पढ़ा ऑस्मोटिक पोटेंशियल को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं, इसकी पोटेशियम क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा में हेल्प करता है। तो बच्चों ये यहाँ पे 2 तरह के हमने कैटेगरी यूज़ किए। एक तो हमने क्वांटिटेटिव रिक्वायरमेंट, इसके वजह से हमने 2 तरह के पढ़े, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जिनकी रिक्वायरमेंट जो है 10 मिलीमोल पर के जो डायमीटर से ज़्यादा है, ठीक है, उनको बोलेंगे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, और ये 9 होते हैं एलिमेंट्स। सेकंड मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जिनकी रिक्वायरमेंट 10 मिलीमोल पर के जो डायमीटर से कम होती है, 8 एलिमेंट्स होते हैं। क्वांटिटी रिक्वायरमेंट्स में 2 कैटेगरी हैं और फंक्शन के बेसिस पे 4 ब्रॉड कैटेगरीज में हमने डिवाइड किया एलिमेंट्स को। यही आज हमने पढ़ा है कि क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, क्राइटेरिया के बेसिस पे एलिमेंट्स कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और यहाँ पे हम कैसे उसको डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, क्वांटिटी बेसिस पे या फिर उसको हम डाइवर्स फंक्शन के बेसिस पे। उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों ये आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, साथ में कमेंट करके बताओ और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।